नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेश नथानी एक बार फिर लेकर आया हूं फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स का एक नया और बहुत ही खास एपिसोड। श्याम स्टील इंडस्ट्रीज, फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स और मेरी तरफ से आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। लेट मी नाउ टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवर थ्री वंडरफुल गेस्ट हियर एंड हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट गेस्ट फॉर द इवनिंग इज जया जी। Jaya ji is a teacher by profession. Jaya ji at the tender age of 23 lost her husband on the line of duty in Operation Rakshak, a tragedy that shook her completely. So Jaya ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है। It is an honor to welcome you here. Our second guest for the evening is Lieutenant Colonel Ravinderjeet Randhawa, उर्फ रोमी मैम। So I'll use the word Romi ma'am ताकि हमको थोड़ा आसान हो मैम, with your permission. So Romi ma'am was commissioned on 5th of September 1998 in the Indian Army. Lieutenant Colonel Randhawa made history by becoming the first Veer Nari to join the Indian Army. On the fateful 17th of June 1997, her husband, Major Subinderjeet Singh Randhawa, sacrificed his life on the line of duty, trying to save our country and his fellow men in arms. His valor and greed earned him the second highest Peacetime Gallantry Award, Kirti Chakra. Welcome, Romi ma'am. And the final guest is Gitika Lidar ma'am. Gitika Lidar ma'am is the fourth generation in the armed forces. She is a bachelor's in computer hardware from Fergusson College, Pune, and an MBA from Pune University. She married the love of her life, late Brigadier L.S. Lidar, Seva Medal, Vishish Seva Medal at the age of 22 and a half. Welcome, Gitika ma'am. It's always an honor. So let's start our conversation, and I would request Jaya ma'am if you'd like to share few highlights, few glimpses आप अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर करना चाहेंगी। अपने बारे में अगर मुझे बताना हो तो पहले मैं मदर हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर, पर अपने आप को अगर परिचय स्वरूप सबके सामने बताना हो तो मैं एक शहीद की पत्नी कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जया प्रभा महतो है और मैं शहीद लांस नायक राजकुमार महतो की पत्नी हूँ। मेरे पति PBOR रैंक यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक में थे, जिसमें वे 1994 में फौज को ज्वाइन किया उन्होंने एज अ सिपाही। इस रैंक में आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो गाँव से होते हैं, खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, देश प्रेम उनमें होता है जो उन्हें प्रेरित करता है फौज ज्वाइन करने के लिए। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा जन्म जो हुआ वो एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पापा एक फैक्ट्री में ही काम करते थे। मेरे घर में जो है मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची और बुआ वगैरह सबकी बाल विवाह हुआ है। सबकी शादियों को याद भी नहीं है। तो वैसे घर में पापा ने हम 3 भाई बहनों को समान अवसर दिया शिक्षा का, और जैसा कि मैंने बताया कि शादी जल्दी हो जाती थी, तो जब मैं 10th में थी उस टाइम मेरी शादी के लिए रिश्ता आया। जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे देखने के लिए आए। तो जैसे वे सरकारी नौकरी में थे और शादी जल्दी भी हो जाती थी, तो मुझे भी देखने के लिए जब आए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि हमारे कास्ट में अगर शादी हो जाती है तो फिर लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो मैंने उनको मना किया। और जिस दिन वो मुझे देखने आए थे वो 3 लड़कियों को देखकर आए थे, वो 3 को रिजेक्ट किए और मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो चले गए, बट उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो पढ़ाई करे। तो जो मीडिएटर होते हैं, जो अगुआ होते हैं, उनको उन्होंने फिर से बताया कि नहीं, आप उनके लिए मेरी बात करिए। फिर मेरे घर वाले भी मुझे पहले तो बहुत ताना दिए जिस दिन मैंने ना कहा कि इसको शादी नहीं करनी है, ये बैठे रहेगी, इसको हमारे इधर जो बड़े बड़े टोकरी होती है तो टोकरी में ढक दो, है ना, बहुत कुछ। बट सबने बहुत समझाया। फिर मेरे हस्बैंड ने एक रिटन नोट दिया मुझे कि आप जितना चाहेंगी मैं पढ़ाऊँगा। वो देने पर मैं फिर रेडी हो गई, और मैं जिस घर में गई वहाँ भी पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं था, क्योंकि मेरी 3 ननद हैं। वो तीनों में 2 तो एकदम अनपढ़ हैं, एक है जो 5वीं क्लास तक पढ़ी थी और उनकी भी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ने अपोज किया था, बट उनकी भी एज वैसी नहीं थी कि उनकी बात मानी जाती, तो उनका भी बाल विवाह, इवन मेरे जेठ की भी बाल विवाह हुआ था।
पढ़ाई को लेकर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ घर के सभी काम करने होते थे, खेतों में भी काम करना होता था, पढ़ाई भी मैनेज करना होता था। सास ससुर को तो उतना पसंद नहीं था, बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा सपोर्टिव कि अगर जैसे अभी वाला जो मौसम है रेनी सीजन, तो हम धान रोपते हैं, तो रोपा के टाइम पे अगर वो छुट्टी आते तो मुझे मेरे ससुर कहते कि आज नहीं जाना है कॉलेज, क्योंकि आज रोपा रोपना है, हैंड्स नहीं मिलते हैं, लेबर नहीं मिलते हैं, तो परिवार के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो उस वक्त वो कहते कि मैं इसके बदले काम करूंगा खेत में, लेकिन ये आज प्रैक्टिकल है, इसका क्लास मिस नहीं होना चाहिए, इसको कॉलेज जाना है। तो ये इस तरह के मुझे पढ़ाई में वो सपोर्ट करते थे, और इस तरह से पढ़ाई मैंने कंटिन्यू किया। उनका जिस तरह का वर्क कंडीशन था, तो उनको लगता था कि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो एटलीस्ट बच्चे होने चाहिए। तो इसी बीच हमें पढ़ाई करते हुए मेरे बड़ा बेटा हुआ, और फिर एक ISC फाइनल ईयर में पार्ट 2 में मेरे छोटा बेटा भी हो गया। एंड देन मैं अपने गांव की पहली बहू रही जिसने ग्रेजुएशन किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। और मेरे गांव का तो था ही, लेकिन मैं अपने घर की भी बेटी रही जिसने ग्रेजुएशन किया। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई किया। तो अब मेरे सास ससुर को भी लगा कि नहीं, इसको पढ़ाना चाहिए एंड ऑल, फिर वो भी थोड़े सपोर्टिव हो गए। इसी बीच में मेरे हस्बैंड NSG में पोस्टेड थे 5 इयर्स के लिए, और फिर वो उनकी पोस्टिंग RR में हो गई। और जब RR में उनकी पोस्टिंग हो गई तो वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से एकदम आमने सामने की लड़ाई हुई थी, जिसमें वे शहीद हो गए। तो जब वो शहीद हुए तो जैसा मैंने बताया, हमारा मैरिड लाइफ सिर्फ 7 सालों का ही रहा, और ये 7 साल में मैंने पढ़ाई किया। पहले 2 वर्ष होते हैं ISC, 3 वर्ष हुए हमारे ग्रेजुएशन, और मैं फाइनल MSc की स्टूडेंट रही थी जब ये चले गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों घर की स्थिति, ना मेरे घर में कोई ऐसा जॉब में है, ना आपको कोई गाइडलाइन है, उस जगह से सब खत्म। तो वहाँ से खड़ा होना और अपना फ्यूचर एंड देन बच्चे कि अब क्या होगा, तो उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, और सब अंधेरा, क्योंकि बहुत हमने 7 साल तो बता दिया आपको कि 7 साल हमारा मैरिड लाइफ रहा, लेकिन आप उसको काउंट करोगे तो मुश्किल से हमने 3 साल जिए होंगे अपने जो वैवाहिक जीवन। क्यों? तो छुट्टियां 3 महीने की ही होती है, और मैं पढ़ाई की वजह से कभी भी फौज में नहीं गई। तो फौज में नहीं गए तो मुझे कुछ भी फैसिलिटीज़ या किससे मुझे हेल्प चाहिए, क्या बच्चों को मिलता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो इस तरह से फिर मैंने मेरे एक है गांव में जो कि मुझे सजेस्ट किए कि आपको बहुत कॉन्डोलेंस लेटर आए होंगे, आप उनमें से किसी को लिखिए। मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे CO रैंक के जो होते हैं वो फादर फिगर होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैंने उनको नहीं लिखा। उसी लेटर में एक लेटर था, मुझे आवा दिखा, इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैंने उनको लिखा जो नॉर्दर्न कमांड से आया हुआ था, मुझे जहाँ ये घटना घटा था वहाँ की जो हेड होते हैं उनकी मैम जो होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ आवा, उनकी तरफ से आया था, ज्योत्सना शर्मा मैम का। फिर मैंने उनको लिखा कि मैम आई एम सो एंड सो, आई एम डूइंग दिस, आई हैव 2 चिल्ड्रेन, और फिर मेरा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। इमीडिएटली उन्होंने फिर यहाँ के रांची में जो GOC मैम थी उनको लिखा, और वो मुझे मिलने के लिए बुलाई। तो इस बीच में जब मैं उनसे मिलने गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे हक किया एंड ऑल, और बहुत मतलब मुझे अपनापन सा लगा, और लगा कि अब मुझे यहाँ से हेल्प होगा। मुझे कुछ नहीं आता था, जैसे स्कूटी वगैरह या सेल्फ डिपेंड, मैं आप समझ सकते हैं मैं कहाँ थी और क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर वहाँ मैम ने मुझे ये बोला कि आपको पहले स्कूटी चलाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं मेरे इस गाँव में हम सूट नहीं पहन सकते थे, शादी हो गई थी, साड़ी पहनते थे, माहौल वैसा नहीं था। वहाँ फिर मैंने स्कूटी के लिए मुझे किया, मैंने स्कूटी वगैरह वहाँ से सब किया। फिर मेरे को पढ़ाई कंप्लीट करने में मैम ने हेल्प किया, मेरे पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं मुझे फाइनेंशियल। उनके जाने के बाद ही मैंने B.Ed M.Ed वगैरह सब किया, और फिर अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी सेट हो चुके हैं। बड़ा बेटा FMS दिल्ली से MBA कर रहा है अभी, B.Tech आफ्टर B.Tech। छोटा बेटा एक्सेंचर कंपनी में है, और मैं अभी झारखंड गवर्नमेंट की टीचर हूँ, साइंस टीचर।
और साथ साथ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती हूँ, बुक राइटिंग वगैरह में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। और अभी रिसेंटली मैंने एक बाल साहित्य पर भी काम किया, जिसकी मैंने खुद उसकी रचना की हूँ, तो एज अ ऑथर भी मैं वहाँ हूँ। तो ये एक मेरा शॉर्ट में एक जर्नी रहा। थैंक यू। जर्नी और हम लोग बोल भी इमेजिन कर सकते हैं आप क्या गुजरी होगी आपके ऊपर। रोमी मैम, वुड यू लाइक टू शेयर आपकी ज़िंदगी कुछ पल, अर्ली डेज? जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रविंदर जीत रंधावा, लेकिन निक नेम रोमी है, तो सभी जनरली मुझे रोमी के नाम से ही जानते हैं। मैं पंजाब के एक बहुत ही छोटे से गांव में से निकले हैं हम लोग। मेरे फादर पंजाब टूरिज्म में थे एंड हमारे घर में लाइक जैसा सभी के घर में होता गांव में, आई डोंट नो आप लोगों ने गांव का माहौल देखा है कि नहीं देखा, उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होता है। बट चूँकि मैं 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मैं थोड़ा सा शुरू से कुछ टॉम बॉय टाइप रही थी एंड मदर की सपोर्ट काफ़ी रही। फिर जैसे ही हम लोग शहर में शिफ्ट हुए, मेरे ब्रदर का जॉब लगा, तो उन्होंने बोला कि गांव छोड़ना है, तो शहर में डिफरेंट जगह जो पंजाब में रहती है वहाँ पे हम रहे। सो फाइनली मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से करी एंड उसके बाद एज यूजुअल जैसा होता है कि मैच ढूंढना है। सो मेरे फादर ने मैट्रिमोनियल में डाला, तो उसमें काफ़ी आए थे प्रपोजल्स, लेकिन मेजर सुखविंदर को सिलेक्ट किया गया एंड ये शायद हमारे घर में पहले फौजी थे। तो और मुझे भी फ़ौज के बारे में इतना आइडिया नहीं था। सो एनीवे 94 में हमारी शादी हो गई एंड 95 में मेरी बेटी हो गई सिमरन एंड उसका फर्स्ट बर्थडे मना के ये इनकी पोस्टिंग आ गई आर हम बोलते हैं राष्ट्रीय राइफल्स को। जनरली जिन लोगों की ईस्ट साइड में पोस्टिंग होती है वो उसे AR बोलते हैं, असम राइफल्स, लेकिन जिनकी नदन पार्ट में होती है श्रीनगर साइड में, वो सारी यूनिट्स RR के अंडर आते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स। तो इनकी पोस्टिंग 2nd बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल में हो गई एंड फर्स्ट बर्थडे मना के दिसंबर 96 में ये लोग गए थे। उसके बीच में एक ही बार छुट्टी आए एंड जून 97 में इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला मिलिटेंट्स के बारे में गांव में। तो ये क्वार्टन सर्च करते हैं इस चीज़ का, पहले बाहर से उसको क्वार्टन करते हैं गाँव को, फिर धीरे धीरे मिलिटेंट्स बाहर निकलते हैं जिससे, तो फिर बाद में इनकाउंटर्स वगैरह ये होते हैं। तो उसी दौरान जब ये गोली बारूद एक्सचेंज हुआ तो ही किल 2 मिलिटेंट्स एंड एक ने भागते हुए पीछे से बुलेट स्प्रे करता हुआ वो निकल गया, तो इनको लग गई साइड में एंड आई थिंक ही डाइड ऑन द स्पॉट, जो लोगों ने बताया है। तो उस टाइम पे मेरी बेटी पूरे 1.5 ईयर्स की थी जब ये हुआ। तो जब हमारी जनरली शादी हुई थी तो मैं तो सिविल बैकग्राउंड से थी, मुझे इतना आइडिया था नहीं फौज का, तो जनरली बट ही वॉज अ फौजी किड, मतलब उनके पापा भी फौज में थे, तो उन्होंने फौज देखी हुई थी। तो वो हमेशा कहते थे कि फौज इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों वो तो फौज में ही माहौल में रहें। तो उस टाइम पे जैसा जया ने बताया है कि हमारी आवा जो है आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, ये हम लोगों की हेल्प के लिए आती है, लेडीज़ के लिए बेसिकली, जो वाइफ्स होती हैं, वो ऑफिसर रैंक की भी हो सकती हैं, जवान रैंक कोई भी हो सकती है, वाइफ्स और वाइफ्स, तो उनकी हेल्प के लिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। तो जब ये हुआ तो मैंने भी चंडी मंदिर अप्रोच करा कि मुझे किसी तरीके से आर्मी से रिलेटेड ही जॉब चाहिए एंड आर्मी में लेडीज़ ज़रूर थी, लेकिन लेडीज़ का जो एक स्टेटस होता है कि वो 25 साल से कम होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए। सो वो स्टेटस मेरा ऊपर था, आई वॉज 27 एट दैट टाइम, सो और मैरिड एंड विद अ चाइल्ड। तो ऐसा करते करते देन समहाउ आई अप्रोच चीफ्स वाइफ, हमारे मिसेस रंजना मलिक, जनरल मलिक ने टेक ओवर ही किया था तब, एंड उनको अप्रोच करा, सो शी वॉज देयर टू हेल्प मी एंड उन्होंने पूरा अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसका वेवर लिया एंड दैट इज़ हाउ फिर मैंने 98 में मार्च में एकेडमी ज्वाइन करा OTA चेन्नई में, जहाँ से फिर 6 महीने के बाद मैं आर्मी ऑफिसर बन के निकली। सो दैट इज़ हाउ। थैंक यू रोमी मैम। गीतिका जी, would like to hear your early days. नमस्ते, आई एम गीतिका लिडर, वो तो आप जान ही चुके हैं, बट माई स्टोरी इज़ नॉट आई मीन द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स यू हैव जस्ट हर्ड, उसके बराबर मैं अपने आप को रखती हूँ तो शायद
बोलने लायक भी नहीं हो यहाँ पे. But yet, story is a story. I mean, the kind of things you have just heard are just way more inspirational than whatever I am going to tell you. So, I'm a fourth generation in the army. So, my grandfather, great grandfather, everybody was in the army. And इस वजह से कोई एक जगह अगर आप बोले कहाँ पे where do you belong, I don't have place to belong because schooling has been every 2 years. I've been moving to various parts of the country. And 12th में थी, पढ़ती बहुत अच्छा थी और नंबर बहुत आते थे मेरे. तो 12th में थी and by the way, जो चीज़ आपको मेरी इंट्रोडक्शन में इन्होंने नहीं बताई, I'm an MBA in marketing, I'm a computer engineer, ये सब तो पता है, पर मैं बहुत फिल्मी हूँ. So और वो पिक्चर का अभी तो सीक्रेट, that book has been around for a long time. But also that movie's dialogue is there ना, जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, ज़रे ज़रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, something like that. उस समय ये पिक्चर भी नहीं आई थी, but 1991 की बात है, May 91, and I was taking my 12th class board exams, and I just met the love of my life at a dance party, and he was about 6 years elder to me. And he was already commissioned as an army officer, so he was a second lieutenant, तब rank होता था, और मैं 12th में थी. And the day I met him, it was some May Queen ball, वहाँ ना in the army club, it was a May Queen ball, and he asked me for a dance. We had met through some common friends, and I remember going back home in the evening and saying, I wish मेरी इससे शादी हो जाए. There was no talk of, it was just two simple dances probably, but I was just, and that is the story of my life. I was just so taken in by him. I was just so impressed with him. And thereafter, मैंने architecture करना था, मैंने कुछ और भी करना था, पता नहीं, I just started talking to him and I said, मैं कल बॉम्बे जा रही हूँ पापा के साथ, I have to appear for JJ School of Arts. And I become the protagonist of the book I'm reading. So that time I was reading Ayn Rand. And in that, the hero of that book is an architect. तो हमको architect बनना था. And he just said, नहीं क्यों जा रहे हो? So I said, वो architecture का exam है, JJ School of Arts. And I thought I would have been a good architect. He said, but अच्छा ये सब करके ना you can't marry an army officer. Now it was just a statement. It was not like I want to marry you or you should marry me. Nothing like that. And I just went back home and I told my father, हम कल नहीं जा रहे. So that is exactly how my life has been curated around him, and everything I did thereafter was just with his connivance, with his, he should be party to that decision. And I did my bachelor's in computer hardware because probably he thought it was a good course to do. And then I was waiting for him to come back from the valley क्योंकि उन दिनों औपरक्षक चल रहा था. 94 की बात है, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था. अकेली रहती थी पूना में. My parents were my father was posted in Jammu and Tony was in Valley. I was married to Brigadier Lakbinder Singh Litter. We call him Tony. All his friends also call him Tony. So and he had got shot in the thigh. He had already got a gunshot wound. तो चलने में दिक्कत आ रही थी. अभी he got the Sena Medal gallantry over there. And then he said अभी हमें पीस में आने में 1 आध साल तुम वहाँ कोई टाइम पास कोर्स नहीं कर सकती. तो टाइम पास क्या होता है, मतलब अगर करना है तो ठीक से करना है. तो every time when I entered college at 18, I used to tell my friends, I'm not going to complete this course. मेरी तो अभी शादी हो जाएगी. Then I entered MBA and I said मेरी तो बस अभी शादी, मैं तो ये कोर्स ही नहीं करना. But वो हुआ ही नहीं. वो something अड़चन, बाधा, posting, something or the other. And when I told my parents that I want to marry him, finally when everything was set, my parents said, no, this is not the right thing. You're far too intelligent. You're going to waste yourself. You must be a working woman and blah, blah, blah. So you realize that your parents want something for themselves and they want something for you, which is more progressive than the life they have led. और उनकी गलती नहीं है. I mean, they said, we've not brought you up to be just baking. But I said, but I only want to bake cakes and live at home and be a good housewife. So वो बात चली रही और बहुत बड़ा चर्चा हुई थी इस शादी को लेके. बहुत बड़ा एपिसोड बना. एंड आई मीन आर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, हिज सीओ, कौन बहुत बार पेरेंट्स के घर गए एंड ये कि इनकी शादी करा दीजिए प्लीज. तो वो
finally it was agreed upon that she will complete her MBA. She will work for 2 years. If she still feels the same way, then you both will get married. So वो ऐसा कुछ करके हमारी finally we got married. So that is the major part of my story, but it sets the pace for the entire thing that we thereafter I think led a charmed life. I mean, it was so good for us there on, and so many struggles which my parents thought will come our way somehow didn't. A lot of feel, बहुत सारा separation है, बहुत सारा हम लोग को अकेले रहना पड़ता है as army wives. But I think for the love of it, it all seems worth it. And for some reason I could work in every station where he was. जो मेरे parents को problem लगता था कि हम लोग तुम you'll waste yourself or you'll not feel happy after 2-3 years. My father used to say 4-5 साल में ना love is out of the window और एक स्कूटर पे 2 बच्चों का को स्कूल छोड़ने जाओगी ना अकेले तब समझ में आएगा. तो somehow God was kind and I could work everywhere. I could also, he let me bloom and blossom, and we spent 25 beautiful years together. We had 3 foreign postings and so it was, I mean, we grew with each other and he helped me blossom. And एक चीज़ वो कहानी में बोलते हैं ना कि I teach English now. After about 10 years of corporate life, then I shifted to school teaching. So I teach English and when you जब आप creative writing सिखाते हैं ना तो उसमें होता है character, setting, plot, conflict resolution. So I used to always teach and I used to always think कि हमारी कहानी में कोई conflict ही नहीं है. I love you and you love you. There is no, I mean, कोई हमारी कभी लड़ाई नहीं होती थी. So then came the conflict that he was the defense attaché to General Bipin Rawat, and that was probably his reliever. जो फौज में एक आता है और दूसरा रिलीव करने जो आता है उनका एक ओवरलैपिंग पीरियड होता है. तो मेरे हस्बैंड के जो रिलीवर भी थे वो आ चुके थे, वो चेयर में थे. And he was to hand over this appointment and then he was through for the rank of Major General. तो हमने जाना ही था एक नई जगह जनरल बन के. और मैंने 1 दिसंबर को अपना डायरेक्टर से बात करके रेजिग्नेशन भी दिया था. एंड शी सेड क्यों? आई सेड बट अब मेरी डॉटर 12th में है एंड नाउ आई वांट टू गो विद हिम. हम बहुत अकेले रह लिए और बहुत बिकॉज ऑफ वी हैव अ डॉटर, शी इज नाउ 19 years old, तब 16 की थी. एंड आई सेड अभी आशना 12th में है तो अब मैं आई गो विद टोनी अभी. दैट वाज 1 दिसंबर एंड 8 दिसंबर ही वाज ऑन दैट. एक चॉपर क्रैश हुआ था वेलिंगटन की तरफ, इफ यू रिमेंबर, विद द फर्स्ट CDS ऑफ द कंट्री, जनरल बिपिन रावत. उसमें 14 people had lost their lives and my husband was in that chopper. So that begins the struggle, and thereafter of course I've just tried to pick up the pieces and live life without him. And I took within 3-4 months I moved to a higher position in the organization. एक नया position आ रहा था, कोई रिटायर हो रहा था, तो फिर मैंने बेटी मेरी 12th में थी तब. तो उस दिन से आज तक it's been about 3 years. That's how we have just tried to pick up the pieces. आप तीनों की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जहाँ पे आपको वो न्यूज़ आई, उस समय जिस वक्त ये न्यूज़ आई उस समय आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उस समय जया जी आपसे शुरू करता हूँ कि उस समय क्या थॉट्स थे, क्या कर रहे थे आपको, क्या पहले थॉट्स थे आपके? उस दिन मॉर्निंग में ही मेरी बात हुई थी. मैं ट्यूशन क्लासेस में थी अपने, और जैसा मैंने बताया 2004 की बात है, तो हमारे घर पे भी फ़ोन नहीं था. पड़ोस में के घर पे लैंडलाइन पे बात होती थी. तो मैं तो क्लास गई हुई थी. उसके बाद बात भी हुई, मेरी घर आने की भी बात हो रही थी. जिस तरह से मैम ने भी बताया, मेरे हस्बैंड भी नायक बनने वाले थे. उनका टेन्योर RR में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था. अपने सामान की पैकिंग भी उन्होंने खुद की. 7 जून को वो ऐसे भी आने वाले थे और ऐसे ही आ गए. तिरंगे में लिपट के आए या ऐसे आए, बट वो आने वाले थे. उनकी वहाँ की टेन्योर ख़त्म हो चुकी थी. ये सारी बातें हमसे हुई, और उसके बाद मैं अपने ननद के यहाँ, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, मैं वहाँ गई हुई थी. और फिर कॉलेज से 1 बजे मैं रिटर्न हुई तो कॉल आया मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का. तो नेक्स्ट डे आया मुझे कॉल. तो मैंने उठाया, रिसीव तो मैंने ही किया था.
चाचा के घर पे फ़ोन था, मुझे बुलाया गया, तो मुझे वो बोले कि आपसे बात नहीं करना मुझे, और मेरे भैया को बुलाओ आप। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ हुआ होगा, मेरे से बात नहीं करना चाह रही हैं। फिर भैया को ही बुलाया, भैया भी सुन के ना एक वर्ड नहीं बोले, क्योंकि मैं कान लगा के खड़ी थी। फिर मेरे चाचा जी आए, तो मुझे कुछ लगा। फिर मेरे फादर को मैं जाकर डायरेक्ट पूछी कि पापा कुछ हुआ क्या, फ़ोन आया उनके यहाँ से एंड ऑल, तो कुछ हुआ क्या? तो वो नहीं बोले। फिर वो बोले नहीं, गोली लगी है, तो रात में कुछ ऑपरेशन चला था, उसमें गोली लगी है, बट ठीक है। उनको हम लोग यहाँ रांची ला रहे हैं नामकुम हॉस्पिटल में। तो मैंने भी भगवान को ये किया कि भगवान मतलब उनको मतलब ये रखना, मैं पूरा सेवा करूँगी, और मतलब जो मन्नतें मांगने होते हैं, जितने आप भगवान को और याद करते हो, वो मैंने सब किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया। मैंने उनको बताया फ्रेंड को कि मौसा जी थे दूरदर्शन में, तो वो लोग तुरंत यहाँ वहाँ से पता करके कि इज़ नो मोर एंड ऑल, और सारे लोग एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया मे बी कि मैं किस तरह से ये हो, और फ्लाइट डिले हो गया, और वो 7 तारीख को आया। 4 जून को ऐसा हुआ था, अब कुछ ऐसा इश्यूज होकर वो 7 को वो आए, और उस समय तक हमको नहीं बताया गया। फिर मैं ऐसे ना आंख बंद करके, और मैं उस समय मायके में थी, फिर मैं ससुराल के जाने के रोड में ना पूरा रोड सजा है, बैनर्स लगे हैं, मैं आंख बंद करके ही गाड़ी में जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि कुछ हुआ है। जब मैं घर पहुंची तो पूरा गांव भरा है, जैसे अभी आप पंचायत सीरीज देखे होंगे ना, तो सेम गांव का माहौल बहुत ऐसे ही होता है। पूरे अगर जितने गांव, मतलब मेरा गांव तो था ही, आसपास के 5-6 गांव के लोग भरे हुए, मीडिया पर्सन भरे हुए। फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है सिंपैथी है, गोली लगी है, मैं अभी भी उसी मूड में हूँ। फिर मैं एक बार कोशिश किया कि यूनिट से बात करूँ। यूनिट में बात करने से पहले ये लोग बोल दिए कि उनको नहीं बताएं, तो आप लोग उस तरह से टेकल करेंगे। लेकिन जब एक मीडिया पर्सन मेरे बेटे के साथ फ़ोटो लेकर गया, मुझे लगा कि तो कुछ ऐसे लकड़ी वगैरह की बात होने लगी, तो फिर मैं जोर जोर से रोने लगी। फिर मेरी फ्रेंड जो मेरे मीडिया में थी वो आई थी, वो मुझे हक करके बोली कि जया तुमको हिम्मत रखना पड़ेगा। तो इस तरह मुझे पता चला कि वो नहीं है। Thank you for sharing and रूबी जी, आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा होगा सडनली। सो क्या कर रही थी आप उस समय, एंड व्हाट वर योर फर्स्ट थॉट्स? बिकॉज एक छोटी बेटी भी थी, आप भी बिल्कुल यंग थे एकदम। सो जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में आई, तो मेरी बेटी ऑलमोस्ट 1 ईयर्स की थी, और वो प्री मैच्योर बॉर्न हुई थी, तो वेट वगैरह उसका बहुत कम था। तो पहले तो इन लॉज को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पास रख लो, एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स जैसे कि नहीं, एंड मैं अकेले रहने की पोजीशन में तब नहीं थी कि कहाँ रहूँगी, किसके पास रहूँगी। देन फाइनली मेरी सिस्टर केम फॉर द रेस्क्यू। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी 2 बेटियाँ आई थी उस टाइम पे, उसके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, एंड वो जलंधर में रहती थी। तो उसने बोला कि रोमी को मेरे घर छोड़ दो। तो आई वॉज स्टेइंग विद माई सिस्टर अलॉन्ग विद माई डॉटर। तो 17 जून को सुबह मेरे कल 9:30 बजे का टाइम होगा, तो उसके लैंडलाइन का रिंग बजा, तो उसने बोला रोमी तेरा ही फ़ोन होगा, बिकॉज दैट वाज द टाइम जनरली मेरा कॉल आता था। तो उसने बोला तेरा ही फ़ोन होगा, तो उठा ले। तो वही जैसा जया ने बताया है कि आर्मी में जनरली न्यूज़ लेडीज़ को ब्रेक नहीं करते हैं इतनी जल्दी। तो आगे से अब मुझे याद नहीं कि किसने फ़ोन किया था, तो उसने बोला घर में कोई बड़ा है? तो घर में हम लोग, सिस्टर, उसकी 2 बेटियां, मैं और मेरी बेटी, इतने ही थे। मेरे जीजू उस टाइम पे शिफ्ट में थे, तो हम सब लेडीज़ ही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर से बात करी, तो सेम उसको भी यही बताया गया कि गोली लगी है और हम चंडी मंदिर शिफ्ट कर रहे हैं उनको। तो मतलब तब तक ही वॉज नो मोर, बट बताया नहीं गया, या सिस्टर को बताया गया होगा, उसने मुझे नहीं बताया। सो वी स्टार्टेड मूविंग। उसने बोला कि अभी चंडीगढ़ चलेंगे हम लोग। तो अब वो गाड़ी चलाने की हालत में नहीं थी, तो उनके पड़ोसियों ने ड्राइवर दिया, ड्राइवर लेके हम लोग चंडी मंदिर पहुंचे। बाय दैट टाइम आई थिंक मेरे फादर इन लॉ को बता दिया था। एंड वही है कि जब तक आप किसी को देखते नहीं हो, मतलब आप जितने भगवान हो सकते हैं और जितनी आप मन्नतें मांग सकते हो वो मांगते हो, शायद आपको पता भी है, बट फिर भी एक होप रहती है जब तक आप वो बॉडी नहीं देखते हो, कि आपको लगता है कि शायद उन्होंने झूठ बोला है, शायद उन्होंने एग्जैजरेट करके बातें बताई हैं। सो वही
उन दिनों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था बिकॉज बाय रोड आना होता था, या पहली बात तो उस एरिया से बेस में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स होती हैं उस एरिया की जहाँ पे ये सब होता है। मतलब वो मे बी टू इंटीरियर ऑफ अ विलेज होता है, जहाँ तक यूनिट तक पहुँचने में भी टाइम लगता है, फिर यूनिट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है आर्मी का उसमें टाइम लगता है। सो देयर आर डिलेस होते हैं हमारे। सो 17 को ये हुआ, सो 19 को फिर बॉडी आई एंड वही मतलब तब तक मैं अपने लॉज के घर पहुंच गई थी एंड फिर वही चंडी मंदिर से पूरा जैसा आर्मी का होता है पूरा गाड़ियां पूरे लोग आए एंड बस फिर यही है कि पर वो 2 दिन जो काटना होता है ना, वो जब आपको न्यूज़ ब्रेक होती है या जब तक आपका घर नहीं आता वो इंसान किसी भी हालत में हो, बट वो टाइम काटना इज़ द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो बस वहीं से फिर आगे जैसे ये सब कुछ हुआ फिर वही स्ट्रगल शुरू हुई कि अब आगे हमें क्या करना है। मेरी बेटी है एंड मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो हो नहीं सकती बिकॉज मैं अगर डिपेंडेंट होंगी तो उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो वो तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मतलब मैं ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। फिर उसके बाद फिर वो स्ट्रगल शुरू होती है कि अब आपने क्या करना है। जब सब चीज़ें सेट इन होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे थोड़ा टाइम पास होता है, मतलब बीत जाता है उस सिचुएशन को, फिर आप अगला पॉइंट सोचना शुरू कर देते हो कि अब हमें करना क्या है आगे और आगे ज़िंदगी बितानी कैसे है। आर्मी है, पेंशन है, सब कुछ है, वो इशू नहीं है, मनी का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ कैसे बितानी है आपने। सो फिर वो शुरू हो जाता है आगे, देन तो फिर लड़ाई चलती रहती है आगे। गीतिका मैम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने पढ़ा भी है दैट आप शायद जिस वक्त ये हुआ उस वक्त आप स्कूल में पढ़ा रही थी शायद। सो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट योर फर्स्ट थॉट्स, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? We had just 2021, 8th December 2021, General Bipin Rawat, it was very big public news, very big in the media. But I was taking an online class around 1:30, 12:20 तक हुआ होगा. Morning he had just left the house and because he was with General Rawat, तो कई बार जैसे डे टाइम लंच जब मैं बेचती थी तो शाम में डब्बे ऐसे ही आ जाते थे एंड आई यूज्ड टू से दैट लंच नहीं खाया हुआ, इसलिए वो आज जोधपुर चले गए थे। सो आई यूज्ड टू से आप तो ऐसे जोधपुर या जैसलमेर या पोखरण जाते हैं जैसे हम करोल बाग जाके आते हैं, बिकॉज इन द कोर्स ऑफ द डे दे यूज्ड टू फ्लाई एंड कम बैक। दिस वाज एन ओवरनाइट ट्रिप टू वेलिंगटन, नीलगिरीज, साउथ ऑफ इंडिया। एंड लास्ट मेरा मैसेज भी 11:48 का मेरे पास लास्ट मैसेज भी है, दैट लैंडेड एट कोयम्बटूर, टेकन ऑफ सो फिक्स्ड विंग लैंडिंग, जो फिक्स्ड विंग का एयरक्राफ्ट होता है, और फिर चॉपर टू सेव टाइम टू वेलिंगटन, फिर 3 आवर्स की रोड जर्नी क्यों करना है कोयम्बटूर से, तो चॉपर था। एंड मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी एंड वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड्स अनिल, नाउ जनरल अनिल, तब ब्रिगेडियर थे, उनका फ़ोन आया, मैम आप क्या कर रहे हो? ऐसे अनिल क्लास ले रही हूँ। मैम टीवी तो नहीं देख रहे? ऐसे अनिल क्लास ले रही हूँ, टीवी थोड़ी देख सकते हो। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही आस्क्ड मी एंड फर्स्टली आई डिडंट अंडरस्टैंड उसका 3 बार फ़ोन क्यों आया, बिकॉज आई वर्क, एवरीबडी नोज दिस टाइम आई डोंट टेक कॉल। तो वो तीसरी बार जब फ़ोन आया और मैं काटते रही तो मैंने म्यूट की अपनी क्लास और फ़ोन लिया। इसे मैम सर का चॉपर का ना थोड़ा बैड लैंडिंग हो गया है। बैड लैंडिंग इज आई मीन एनीवे आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन ना, तो माई फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन माई फियर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ही एक्सपेक्टेड सम रिएक्शन विच आई डिडंट गिव हिम ओनली। आई सेड अच्छा ठीक है। तो ही सेड मैम मैं आता हूँ। तो आई सेड अच्छा ठीक है। आशना का बोर्ड्स चल रहा था, बोर्ड एग्जाम्स, वो बोर्ड दे के ही आई थी। आई सेड आप यूनिफॉर्म चेंज करो। शी सेड क्या हुआ? ऐसे अनिल अंकल का फ़ोन था, पापा का चॉपर का क्रैश हो गया। क्रैश भी नहीं बोला मैंने, थोड़ा बैड लैंडिंग बोला। सो शी सेड तो ऐसे कुछ नहीं, कपड़े चेंज करके आओ। एंड nothing, I just called up my first thought was my parents and I thought that इसका अभी कुछ नहीं, 1 घंटे में फ़ोन आना है कि अभी, and I started dialing his numbers. He used to carry 3 phones, so I started dialing his numbers like, and I was getting irritated with him. I said एक बार तो बता दे that he's fine and then I'm sure he's like making people. My husband was very tall, handsome, very fit.
तो आई सेड ये ना कुछ जंप वम मार के 1-2 हड्डी टूटी होगी, बाकियों को पास करा रहे होंगे, ही मस्ट बी हेल्पिंग पीपल एंड मिस्टर रावत को हेल्प कर रहे होंगे बिकॉज मिस्टर रावत वाज ऑन बोर्ड एंड तो आई सेड कुछ नहीं है, अभी फोन आ जाएगा 1-8 घंटे में सब कुछ संभल जाएगा, ही जस्ट कॉल मी, maybe he's got an injury. That was what I had bargained for. But when and of course by then TV पे तो declare तो शाम को 6 बजे हुआ है when Raksha Mantri finally declared it because it was such a big case and there were so many things involved that they did not give any information. So that was like ma'am said, Romi ma'am said, that was the toughest time. And I'm a believer in God. I have very strong faith. और 3 तो मैं fast रखती थी ever since I knew him. So that inherent fear कि so मैं अपना माला and hundreds of people started. Then I TV मेरा off कर दिया, phone मेरे पास नहीं था. So all I had was my mala and I was sitting in front of my mandir and I just kept doing my job and I said पता नहीं ये बता क्यों नहीं रहे. My Mazis came and my parents started from Chandigarh. I said इनको क्यों बुला रहे हो at that age? Why should we travel? अभी मैंने शायद कल कोयम्बटूर जाना होगा because I thought I will have to go. He must be in a hospital and I'll go there and look after him. But by the time I saw the Navy chief and the Army chief's wife at home, I realized that chief's wives don't come if it's just a bad landing. It has to be bad news. So then, of course, by 5:30, they declared. That was a tough time. And nobody wants to talk about it. Yeah, I know. Absolutely. Jaya ji, you were all of 23 and I'm sure आपने और सर ने मिलके कुछ सपने देखे होंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए. तो कितना वक्त लगा आपको इससे बाहर निकल के कि नहीं अब तो ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, ये सपने जो हमने साथ में देखते शायद मुझे ये पूरा करना है. एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट बिकॉज मुश्किल तो बहुत था. मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने गृहस्थ जीवन तो स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि कभी पेरेंट्स के पास, कभी इन-लॉज के पास, और एकदम ये मैं उनके लिए एक रोटी नहीं बनाई कभी, है ना, जो बना सबके लिए बना, उनकी पसंद का, या अभी जैसे होता है अपनी फ्रेंड्स को देखते हैं आपका पसंद का कुछ बना है, ये मैं कभी नहीं कर पाई. जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली, तो हमारा ना एक हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हमेशा क्योंकि खेती वाले घर के थे. छुट्टी आती थी तो भी हमें मिलने का मौका नहीं मिलता था. कभी वो मुझे छोड़ने के बहाने उधर ही रह जाते वो आते नहीं. तो हम लोग मतलब ऐसा था हमारा. तो जब ऐसा हो गया और बच्चे ये थे तो पता नहीं अंदर से ही आया अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा इन दोनों के लिए क्योंकि मेरे दोनों घर में कोई भी सशक्त फाइनेंशियली भी नहीं है और सोशल में भी मतलब वैसे नहीं पोजीशन पे नहीं है कि कुछ मेरे लिए कर पाएंगे. मुझे तो मेरे परिवार के लिए भी खड़ा होना है, खासकर मेरे इन-लॉज के ये में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी विडो थी. मैंने उस घर में ना सिर्फ डेथ रिचुअल्स देखे हैं. जब मैं गई तो मई में मेरी शादी हुई थी और दिसंबर में मेरी जेठानी की डेथ हुई थी. थोड़ी सास मेरी बोलती थी बचपन में चाइल्ड मैरिज का भी ये एक मैं ड्रॉबैक समझती हूँ. हस्बैंड वाइफ में थोड़ा ऐसे हो गया, सास भी से भी दीदी का थोड़ा ये था तो वो सुसाइड की थी. तो मैंने वो रिचुअल्स देखे. फिर मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया, वो मैंने देखे डेथ रिचुअल्स. फिर मेरी दादी सास चली गई. फिर मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअस 7 साल में मैंने सिर्फ डेथ रिचुअल्स, जो कि अभी जैसे मेरे बच्चे जी रहे हैं तो कभी अभी तो उन्होंने देखा नहीं है डेड बॉडी. तो मैं वही सोचती हूँ कि मैंने तो बहुत ये सब देखे हैं. और हस्बैंड थे तो मैं हर चीज़ लगता था कि मैं कर लूँगी. हम लोग को कुछ भी तकलीफ नहीं लगा, कोई भी कमी नहीं लगा. लेकिन उनकी कमी उनके बाद तो वो मुझे ना एक ये दिया कि हमारा सपना था कि हमारा घर का स्टेटस अच्छा हो, वो पढ़ाई से आ सकती है, हम हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले. तो हम दोनों ने जो सोचा मुझे वो अकेले पूरा करना है. और मेरे भी जो जैसे जेठ के बच्चे हैं ये सारे पढ़े, इस घर में पढ़ाई का माहौल रहे और कुछ ना कुछ सब करें, पैर पे खड़े. तो मैंने अपनी सासू माँ को भी बोला कि मुझसे आप थोड़ी एक्सपेक्टेशन खेतों में काम करने का आप लोग कम करिएगा. मुझे अपने दोनों बच्चों को बनाना है और माँ और बाप दोनों का रोल मुझे निभाना है. तो मेरे सपोर्ट के लिए ना मेरे सास मतलब जो थे जेठ थे सबने सपोर्ट किया. किसी ने कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ
मैं फाइनेंशियली अभी भी मदद करती हूँ कि हाँ आप लेबर लगा लो, आप ये खरीद लो, बीज खरीद लो एंड ऑल। बच्चों की पढ़ाई में मैं सपोर्ट करती हूँ, अपने जेठ के बच्चों के। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी तुम शादी में खर्च मत करना, लेकिन इनकी पढ़ाई में तुम खर्च करो। उनकी 5 बेटियां हैं, तो हम वो उस तरह से हम लोग एक दूसरे को लेकर चलते हैं और दोनों परिवार सपोर्ट करते हैं। और मैंने जो सोचा ना, भगवान ने मेरे लिए शायद आगे मेरे लिए और अच्छा, जो मैं सोचती हूँ मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो भगवान कर देते हैं। मैंने जैसे ही लेटर लिखा मिसेस रेणु भारद्वाज, वहाँ से रेणु भारद्वाज जो मुझे जीओसी मैम ऐसी मिली, मैं सोचती थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, अपने बच्चों को खुद लाऊंगी, क्योंकि मेरा जो गांव है ना, मेरा जो ससुराल है, वहाँ कितना भी डेवलप हो जाएगा ना, तो मुझे आधा घंटा पैदल चलोगे तब आप मेन रोड पर आओगे और ऑटो लोगे। तो ये जो था ना, मैं हस्बैंड के साथ साइकिल में आती थी, अब कभी नहीं रहते तो पैदल, तो मुझे स्कूटी तो चलाना था, पर कैसे चलाना था, लोग क्या कहेंगे वाला जो डर था, वो कैसे मिसेस रेणु भारद्वाज की वजह से खत्म हो गया। मतलब मैंने पहली बार जो हेलमेट होता है ना, मैं वो खुले वाले हेलमेट नहीं लिया, मैंने बंद वाला जो जेंट्स पहनते वो लिया। क्यों? तो एक शर्म भी आती थी ना कि मैं बहू हूँ इस गांव की, तो यही घूंघट सही। और वो मैं हेलमेट जब स्कूटी ड्राइव करती थी तो मैं वो, और आज मैं कार चला के वहाँ जाती हूँ अपनी सासू माँ को भी लेकर और ये करती। तो ये है कि वो हिम्मत अपने आप आते गई। और हस्बैंड का मुझे लगता है अभी भी वो मेरे साथ हैं। कभी ये नहीं होता है, जैसे वो तो हमेशा ही चाहते थे छुट्टी, ठीक है थोड़ी लंबी है, अभी हमारी जो सेपरेशन है वो लंबी है, हम कभी माला नहीं डाले अभी तक उनके फोटो में। मायके में एक फोटो था जिसपे एक माला डाला गया था और नहीं डाला गया था, और मेरे पापा के फ्रेंड्स मिलने आए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं रखा जाता, ऐसा माला डाले। मैंने वो फोटो हटा दिया वहाँ से, बोले नहीं मेरे लिए तो हमेशा रहेंगे। तो वो फीलिंग के साथ हम लोग जीते हैं। मैं तो कभी उनको अलग नहीं मांगती हूँ। उनके नाम जहाँ होना, अभी जैसे मैं मतलब उनका अभी जैसे हमारे मोदी जी ने वार मेमोरियल में सभी शहीदों के नाम वहाँ है, बोलते हैं स्वर्ण अक्षर में लिखे जाएंगे, तो गोल्डन लेटर्स में लिख गए हैं। वो तो रहेंगे, हम रहे ना रहे, उनका नाम वहाँ रहेगा। नर्दन कमांड में ध्रुव है, वार मेमोरियल ध्रुव, वहाँ उनका नाम है। मेरे गांव में आदम का मूर्ति बना हुआ है, अभी उनका एक नाम से भवन मिल गया था, उसको मैंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है। उनको एजुकेशन बहुत ये था, मुझे भी लगता है कि एजुकेशन होने चाहिए। मैंने बुक अपने फ्रेंड से डोनेशन में लिया है। उषा मार्टिन है जो CSR होते हैं, वो लोग उसको अभी थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सही किए। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है वो मुझे अंदर से एक ऊर्जा देते हैं कि तुम मेरे बर्थडे में ये कर देना, तुम ऐसे कर देना। तो मुझे लगता है मेरे अंदर वो जी ही रहे हैं और हम साथ हैं। फिजिकली हम नहीं हैं बट मेरे साथ हैं वो, तो ये मेरे लिए बहुत है स्ट्रेंथ। थैंक यू। रोमी मैम, आप भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, 1.5 साल की बेटी थी, ऐसा क्या जागा अंदर से कि आपने सोचा कि बस मुझे फौज ज्वाइन करनी है? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन देयर? क्योंकि जैसा आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि आप एज लिमिट से ज़्यादा थी आपकी उम्र, और उस समय इतना था नहीं। आज तो फिर भी हम बहुत देखते हैं लेडी आर्मी ऑफिसर्स, पर उस समय बहुत कम था। तो व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन या थॉट या पर्पस जिसकी वजह से आपने बोला कि नहीं 1.5 साल की बेटी है कोई बात है, लेकिन मुझे फौज ज्वाइन करनी है? इसके पीछे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करते रहते हैं कि या फ्यूचर का डिस्कशन करते हैं कि आगे हम जाके ये करेंगे, तो उसमें जनरली जब भी ये डिस्कशन होता था तो उनका यही होता था कि इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इट्स नॉट अ जॉब, इट्स वे ऑफ लाइफ। जो आर्मी है वो जॉब, हम उसे जॉब कभी भी नहीं मानते हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वो हमारा रहने का तरीका है एंड इट्स ऑलवेज हेयर। मतलब इट्स नॉट कि हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। आर्मी इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां हम 24/7 जॉब करते हैं। हमारे लिए कोई लंच टाइम है, हमें कभी भी बुला सकते हैं। वी कैन नॉट से 5 बज गए तो उसके बाद हम नहीं आएंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, फ्रॉम 6:30 in the morning PT परेड, मंदिर परेड, एवरीथिंग इज नोन एज परेड। कोई ऐसा वो नहीं है हमारे लिए। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे एंड एक जो मतलब मे भी सभी करते होंगे बट मैंने जनरली नॉर्थ इंडियन में कुछ ज़्यादा देखा है आर्मी का क्रेज़। तो जब मैं छोटी होती थी स्कूल जाते थे तो जब तब नहीं पता था कि इसे कॉन्वॉय बोलते हैं, लेकिन जब खूब सारी गाड़ियाँ चलती हैं, कोई 1.5-2 घंटे की गाड़ियाँ चलती रहती, हम स्कूल मिस करके बाय बाय करते रहते थे उनको। सो वो एक प्यार, या जो गांव में हमारे कभी कोई यूनिफॉर्म वाला मतलब एक सेपरेट वो रिस्पेक्ट रहती है आर्मी वालों के लिए। सो वो तो था ही था सारा कुछ। तो उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ तो मेरे को जैसे पंजाब सिविल सर्विसेज का ऑफर आया कि आप
वो पंजाब सिविल सर्विसेज का जॉब दे देते हैं या कहीं तहसीलदार बना देते हैं। तो मैंने यही बोला कि मुझे आर्मी में जाना है। तो स्टार्टिंग में जैसे अब किसी को नहीं पता था, बिकॉज मुझे ही नहीं पता था, तो मुझे ऑफर आया कि ठीक है आप चंडी मंदिर में आपको क्लैरिकल जॉब देते देते हैं, आप आर्मी के बीच में रहोगे। सो मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, बट वो स्टेचर है, एक स्टेटस है कि एक ऑफिसर का बच्चा या एक वो, तो एक मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो आई वांट टू गिव दैट स्टेटस ओनली टू माय चाइल्ड आर्मी में। सो ऐसे करते करते हम मिसेस मलिक के पास पहुंचे। तो मेरे फादर इन लॉ ने बताया था, राधा वो भी फौजी थे, तो उन्होंने ही मेरे से ये सारा कुछ फॉर्म भरवाया था कि आर्मी में लेडीज़ हैं, सब कुछ है। सो दैट इज़ हाउ वी वेंट टू मिसेस मलिक। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनका तो एज होता है 25 साल होता है एंड शादी नहीं हुई होती है। सो फिर उन्होंने पूरा डिफेंस से इसका वेवर लिया कि आई बिकेम फर्स्ट वीर नारी। वीर नारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं बिकॉज विडोज़ कहलाना अच्छा नहीं लगता, तो आर्मी ने एक स्पेशल हमारे लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाली है कि जहाँ पहले जनरली वॉर विडोज़ बोलते थे या कुछ ऐसा, तो अभी द टर्मिनोलॉजी इज़ यूज टू वीर नारी। सो उन्होंने ये सारा कुछ इसका वेवर लिया गवर्नमेंट से। एंड उसके बाद मैं एकेडमी चली गई एंड आई डिड माई ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग खूब अच्छे से हम लोगों ने करी। जैसे हम 40 लड़कियां थी मेरे बैच में। सो एथलीट तो मतलब हम लोग सभी, या मेरे फादर भी थे, मेरे ब्रदर भी, मेरी सिस्टर भी, मैं भी। सो एथलेटिक बैकग्राउंड तो था हमारा, बट फिर भी एक फिजिकल चेंजेस आते हैं लेडी में, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ था। एंड उसके बाद रनिंग, रेस बैक, मतलब उसे रगड़ा बोलते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में। जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें हर सॉर्ट ऑफ थिंग्स हमें करनी पड़ती है। यू कैन नॉट से कि मैं नहीं कर सकती। हम तो वो मिसेस मलिक ने मुझे बोला था कि सी ट्रेनिंग में शी विल नॉट हेल्प मी, फिर मत बोलना कि मेरे से ये रनिंग नहीं हो रहा, मेरे से ये रोलिंग नहीं हो रहा है, कीचड़ में नहीं जाया जा रहा है, जो भी हमारा ट्रेनिंग का एक या ड्रिल नहीं की जा रही है। सो मैंने कहा वो मैं नहीं करूँगी। इनफैक्ट जब मैं एकेडमी में मार्च में गई थी, उस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ट्रेनिंग का शुरू हुआ था। एंड अप्रैल में मैं इन्वेस्टर सेरेमनी के लिए गई थी, जहां मेरे हस्बैंड को कीर्ति चक्र पोस्टमस मिला था। तो वो मैं अपना एकेडमी यूनिफॉर्म में गई थी कीर्ति चक्र रिसीव करने प्रेसिडेंट से। सो देयर आफ्टर नो लुक बैक, मतलब फिर तो लाइफ चलती जाती है। बट जैसे जया ने बोला है कि हम लोग कभी भी था ऐसा वर्ड, हम भी मतलब ये माला वाला डालना नहीं है हमारे घर में भी, कि जब भी होता है बर्थडे भी मनाया जाता है, केक भी कटता है, एनिवर्सरी का केक भी कटता है, सब कुछ इट इज प्रेजेंट। बट यस, फिजिकली ही इज नॉट प्रेजेंट, मेंटली ही इज देयर विद अस। Kritika ma'am, your daughter Ashna, when she is an author, she became author at the age of 16, and now she is studying at Lady Shri Ram College, BCom honors. So बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप तीनों की उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो व्हेन यू लुक बैक, तो कभी कभी करते हैं आप अपने आप को खुद को एक पैट की यार चलो अच्छा लड़ी में, और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कभी खुद को भी आपने क्रेडिट दिया है, खुद को प्राउड फील किया आपने यार गीतिका मैम? I would say that yet, because I think their children are still settled. Ashna is still in 3rd year and अभी बहुत लंबी रेस बाकी है। And but I do feel that to give a pat on the back, I think वो एक दिन when I reach him finally, he always used to say front foot पे खेलो, कभी भी defensive। I know ओलंपिक का टाइम है, बट बात मैं क्रिकेट की कर रही हूँ। But he used to always say front foot पे खेलना है, कभी भी डिफेंसिव नहीं। So I always feel that like when you said about जब लगता है, जब ये मेरी, कब लगता है, एक मोमेंट तो आता है कि अब ये लड़ाई मेरी है। I remember after his last rides, I told Ashna that we have lived through the worst day of our life. इससे बुरा दिन तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता ना, तो अब इसके बाद तो सब हम मैनेज करेंगे। So when they say आप बैंक में जाते हो, बड़े इनॉक्यूअसली आप साइन करते हो ना, आइदर और सर्वाइवर, कितने आराम से, हमने कभी सोचा भी नहीं ना आइदर और सर्वाइवर। और थोड़ी देर में ये सर्वाइवर वर्ड आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली तो मैं सर्वाइवर हूँ, आई हैव सर्वाइव्ड दिस एंड नाउ आई विल सर्वाइव। सो दैट इज द टाइम टू फील कि नाउ अब ये लड़ाई मेरी है, और उस तरह लड़ूंगी या उस तरह खेलूंगी जैसा उसने बोला था। ऐसी बात डिस्कशन में कभी नहीं आई होगी,
but you know his way of life, you know his attitude. Like छोटी सी बात है that you know my husband never liked light colors. तो मैंने शुरू में बहुत ढूंढा अपनी अलमारी में कि you know मेरे पास कुछ लाइट कलर्स में मिल जाए. And then I said मैं तो अब मुझे नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे. And then I talked to myself that I am stitching new clothes because my husband has died to wear lighter colors. Whereas he always used to say, you should look good, you know, you should dress well. So उस तरह से बस यही एक लड़ाई है जो रोज की होती है. And it's some days it's not easy. You don't want to get up also to you know even really wear something. Everything is a trigger. But आपको ये लगता है कि वो जो well played वाला पैट है वो तो शायद ऊपर से ही आएगा एक दिन. Well played manual वहाँ से आएगा. राइट. जय जी, जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ 23 साल की थी और वहाँ से अभी तक का सफर. हाँ, तो आपने कभी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर कि वेल प्लेड जया या बहुत अच्छा, यू नो, हैव यू डन दैट? वैसे तो नहीं किया. लगा कि लाइफ जो भी थ्रो करते गई मैं खेलती गई, है ना. कभी छक्का लग गया, कभी चौका लग गया, कभी नो बॉल भी हो गया. तो ऐसा नहीं हुआ. हाँ, ये बहुत है. अभी तक मैं ना, जैसे मैम की डॉटर ने एक बुक लिखा है कॉस्ट ऑफ वॉर, और एक बार मैंने इनकी जो बेटी जो बोली ना, वो आप कभी अगर बुक अमेजन पे है आप लोग लेकर पढ़ो. उनकी बेटी बोली, मैं पूरे टॉक रोई हूँ जब इनकी बेटी बोल रही थी कि हमारे लिए हमारा जो दर्द है वो कोई नहीं समझता है. और अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ दोनों बच्चों से इस टॉपिक को लेकर. एक बार छोटा जब था, मतलब अंकित मेरा, उस टाइम मैं उसको आगे स्कूटी पे था, पीछे बेटा, बड़ा वाइट बेटा था. उसने मुझे क्वेश्चन किया, मम्मी मेरे पापा मर गए हैं क्या? ऐसे किया ना, मुझे एकदम से लगा अंदर. तो मैंने बोला, किसने बोला? नहीं, तो जिसके पापा मर जाते हैं ना वो घर नहीं आते हैं, मेरे पापा घर नहीं आते हैं. तो फिर मैंने बोला, बेटा तुम्हारे पापा शहीद हुए हैं, यू नो, तुमको गर्व करना चाहिए, हम लोग शहीद के घर से हैं. मतलब वो मैं बच्चों को बोली थी मैंने. लेकिन उसके बाद बड़ा तो 5 साल का था, उसको भी उतनी कुछ यादें नहीं है. फोटोग्राफ्स कम है क्योंकि हमारा स्टूडियो वाला ज़माना था, मोबाइल नहीं थे, तो हम फोटोग्राफ में ही जीते हैं. एक फोटोग्राफ मैंने शेयर किया इनको जिसमें मेरे बच्चे उनके गोद पे है, दोनों बच्चे. एक सिंगल फोटो है जिसमें दोनों बच्चे हैं मेरे. बाकी तो हम लोग फोटो यादों में ही हैं, बट कभी पापा के बारे में वो नहीं देखते हैं. मम्मी को ही पापा मम्मी जो है वो देखते हैं. पर मैं बात करना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ उनसे भी कि वो कैसा फील करते हैं. जैसे मैंने इसको सुना, सिमरन को सुना ना, तो मैं चाहती हूँ वो भी बात करें, लेकिन मेरे में भी वो डेयर नहीं आता है कि मैं उनसे कैसे बात करूँ और क्या बोलूँ. और मेरे बच्चे भी ना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं इस, आई डोंट नो. जैसे मैं यहाँ आ रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती इस तरह से कुछ है कि वो नहीं चाहते हैं पब्लिक में आना, पता नहीं क्यों. उनको भी गर्व तो होता ही होगा, यही मैं सुनना चाहती हूँ जो कि गर्व होता होगा. जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो MBA करेगा, ही इज़ वेरी, 25 साल का हो गया वो, तो उसका एम्बिशन एकदम क्लियर है. मैं इसमें ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ, अपने आप को पैट भी करती हूँ कि बच्चे मेरे डाइवर्ट नहीं हुए हैं. मैं अभी अपने पापा अपार्टमेंट में रहती हूँ. लोग मुझे बोलते हैं कि तुमने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत बढ़िया की. कभी किसी ने बच्चों के लिए एक कंप्लेन, या जो आज के बच्चे को मैनर जो है ऊंची आवाज़ में बोलना या ये, वो कभी नहीं. तो वो मुझे मिलता है, तो वो लोग भी मुझे पैट करते हैं. तो मैं अपने आप को भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं दोनों. तो 25 साल का वो है, उसका एकदम एम क्लियर है. मैंने बीटेक किया 1 ईयर, उसने TCS में जॉब किया था कि मुझे MBA करना है एंड आई हैव टू सेटल डाउन. मैं फॉरेन जाऊँगा तो वो जाएगा, पता नहीं हमारे यहाँ सरस्वती निवास करती है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है. छोटा बेटा मेरा डिफेंस एस्पिरेंट है. मुझे पता नहीं था मेरे हस्बैंड NSG में ये बैच का क्या मीनिंग होता है. वो इतना उसमें डूबा हुआ है, आर्मी फौज ज्वाइन करना चाहता है. आई होप मेरा बच्चा ज्वाइन कर ले. तो वो NDA के लिए तैयारी कर रहा था, उसका नहीं हुआ उस टाइम, बट CDS उसने 2 साल पहले क्लियर किया था. नहीं हो पाया, अभी फिर क्लियर किया है. अभी उसकी इंटरव्यू है अभी 17 तारीख को. तो अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि यू विल बी डिप्रेस, बट मेरी भी इच्छा है कि मेरा बच्चा फौज ज्वाइन करे. एक जो बोलते हैं मैम ने जैसे ये बोली ना 4 पीढ़ी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फौजी बने और मेरा जनरेशन भी इसमें जाए, आगे जाए आगे जाए. हमने खो दिया बट आई स्टिल हो, वो हमारी उम्मीद है कि हमारा
खानदान इसमें जाए, फौज में नौकरी करे। तो वो मुझे ना एनएसजी का यूनिफॉर्म देखकर, पता है मम्मी एनएसजी ये होता है, तब मैं और प्राउड करती अपने हस्बैंड की, मुझे तो पता ही नहीं था एनएसजी क्या होता है। तो वो वो उनमें है, और उसका भी अगर नहीं होता है तो ही विल ऑल्सो डू MBA, अभी तो जॉब कर रहा है, BCS ने किया है। तो इस तरह से आई एम ब्लेस्ड। आपकी मुस्कुराहट, आज मैं आप लोग की वजह से अपने आप को पैट करती हूँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। यू नो, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल, तो आपकी और आपकी बेटी की कॉन्वर्सेशन क्या होती है? बिकॉज तब तो वो बहुत छोटी थी, ऑब्वियसली उसको कुछ उस समय समझ ही नहीं थी, 1.5 साल की थी, लेकिन बड़ी हुई और ऑब्वियसली उसको सब कुछ पता लगा वगैरह, गर्व तो करती ही होगी सर के ऊपर, बट अपने पापा पे। बट आप दोनों की कॉन्वर्सेशन क्या होती है ना? आपके लिए कितना मुश्किल हुआ शुरू में उस कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेने का, या आपने अवॉइड करने की कोशिश की? क्या था ये, मतलब बच्चों के साथ, आपकी बेटी के साथ? एक डिफरेंट वे होता है अपनी सिचुएशन को डील करने का। आप उसे डर कह सकते हो, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। सो मैंने काफ़ी सालों तक अपनी बेटी को बताया नहीं था, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही थी मैं क्या बताऊँ उसे। सो जैसा जया ने बोला, हमारी फैमिली फ़ोटो भी तीनों की एक ही है, एक ही जगह पे, मतलब एक ही फ़ोटो है। बाकी उसके पापा के साथ थोड़ी बहुत होंगी, मेरे साथ इंडिविजुअली थोड़ी बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स हमारे पास भी नहीं है। एंड फर्स्ट यूनिट तक मैंने उसे नहीं बताया था। जब भी पूछते थे उसके पापा हैं मेरे पापा, तो मैं बोलती थी कोर्स पे गए हुए हैं। सो जब सेकेंड यूनिट आई तब वो 3rd क्लास में हो गई थी। सो मेरे से बेटर आर्मी बच्चों ने बता दिया उसको, क्योंकि अब पेरेंट्स को तो पता है ना उनके। तो जब पेरेंट्स ने बच्चों ने पूछा कि सिमरन के पापा कहाँ हैं, तो किसी ने बोल दिया होगा कि वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। तो एक ऐसे बर्थडे पार्टी पे गए तो किसी ने सिमरन से पूछा वेयर इज़ योर फादर, कहती ड्यूटी पे गए हैं। तो उसने हंसी मजाक में, जैसे बच्चे चिढ़ा के बात करते हैं ना, तेरे पापा तो है ही नहीं है, गॉड के पास चले गए हैं। एंड शी केम क्राइंग टू मी। धीरे धीरे चलो स्टार्टेड लिविंग आवर ओन लाइफ अपना आराम से। एंड टचवुड लाइक उसके पापा वॉज वेरी गुड इन राइटिंग एंड पेंटिंग एंड एवरीथिंग। मैं नहीं हूँ उतनी अच्छी। तो जब वो +2 के आसपास गई तो शव नैनीताल डाल दिया था उसे मैंने। एंड मुझे आई कुड फील कि उसकी राइटिंग अच्छी है। तो मैंने उसे बहुत बोला, मैंने कहा सिमरन अपने पापा के बारे में कुछ लिखो। तब तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा था उसके पास। एंड बाय दैट टाइम टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज हम भी 3 साल ही इकट्ठे रहे थे। एंड जब आप किसी से डिस्कस नहीं करते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ें भूल भी जाते हो। फिर उसने मुझे बोला कि आप पापा के बारे में बताओ तो सही, तभी तो मैं लिखूंगी। बिकॉज शी वॉज 1.5 एट दैट टाइम, उसको तो कुछ भी नहीं पता। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने रिकलेक्ट करा, मेरी सिस्टर ने रिकलेक्ट करा, ये सब कुछ करके। एंड दैट इज़ हाउ आई टोल्ड अबाउट। तो फिर उसने ये बुक लिखी। एंड जो बैग की बात आप कर रहे हो, अगर मेरे फादर यहाँ होते तो जब भी सिमरन कोई चीज़ विन करती थी, स्केटिंग में हो, हॉर्स राइडिंग में हो, कुछ भी हो, तो वो अपने नानू को बोलती थी नानू मैंने ये प्राइज जीता। तो मेरे डैडी के पेट वर्ड्स थे रोमी की वजह से। तो वो कहती कभी तो क्रेडिट मुझे दो। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे क्रेडिट देती थी, मेरे डैडी हमेशा मुझे क्रेडिट देते थे। एंड फैक्ट का तो यस, वी आर वेरी लकी टू हैव सिमरन इन माई लाइफ। एंड जैसे मैंने मैम का सुना सबका, यहाँ उन्होंने ये सिचुएशन देखी है कि वो इतने अच्छे बच्चे हैं। मतलब आई डोंट फाइंड अ सिंगल जहाँ मैं कह सकूँ कि यहाँ वो उसने ये कुछ किया है जिससे मैं हैप्पी नहीं। सो वेरी प्राउड ऑफ हर। थैंक यू सो मच। तो ये होगा ना, बच्चे उम्र से पहले बड़े हुए आप लोगों के, अगर आप देखा जाए तो। मेरा इसी से एक्चुअली रिलेटेड क्वेश्चन था गीतिका मैम की, ये जो डिफिकल्ट पीरियड रहा है, अभी भी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी कुछ कम हो गई है, बट ये जो पीरियड रहा है इसमें आशना का, आपकी बेटी का कितना बड़ा हाथ था ताकि जो आपको सपोर्ट मिला, विच मेड दिस लिटिल, आई नॉट से इजी, बट लिटिल यू नो it was easy for you to handle in some way or the other because there was the support of Ashna. Because उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, she was all of 16. उसके लिए बहुत मुश्किल है, अभी भी है ये, बहुत है, because she is in a state of consciousness, she is aware. You know, it's like earlier when this happened, I used to make her talk to a lot of people who had gone through loss. That you know, वो आंटी से बात करो. She said, "Mama, don't just stop making me talk to people who have gone through loss because everyone's journey is different." And I have reached the analysis that losing your father at 16 to 17 is the worst period to lose. Had it been lesser, maybe I wouldn't have had memories and recollected. Now I am in a state of consciousness where मुझे exactly पता है कि मैंने क्या खोया,
मेरे को एग्जैक्टली पता है मेरी लाइफ कैसी होनी थी उनके साथ एंड व्हाट ऑल वी वुड हैव seen as a family. So obviously the awareness of the way he was and the kind of protection she had, या जो हौसला होता है, मतलब क्या छिन गया है उसको exactly पता था कि क्या मेरे से छिन गया है, not कि छोटे में उसको शायद उसने वो फील कम कर दी, या I really don't know, हर एक का जर्नी डिफरेंट होता है. बट द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा लाइक यू सेड समय से ज़्यादा पहले तो मैच्योर हो ही गई, ट्यूशन लेती थी. आई रिमेंबर माय हस्बैंड वाज वेरी जोवियल, सो यूज्ड टू से बैठे रहते हो पढ़ते हो नहीं, ट्यूशन 1500 रुपये पर आवर दे रहा हूँ, पता है. सो यू नो, एंड द नेक्स्ट डे शी हैड टॉक टू हर ट्यूशन टीचर एंड सेड कि मेरी ट्यूशन नहीं ले. एंड व्हेन आई केम टू नो, I really felt so bad. I said, "Beta, Mama can manage this. You don't have to stop tuitions because of that. You don't have to start taking a metro because I can't drop you by car." फर्क हमें ये नहीं पड़ा है, फर्क हमें बहुत बड़ा पड़ गया है. The void is much bigger than this 1500 rupees an hour. So we'll have to, you know. And I remember I used to scold her a lot, and he was the angel around. So. After this, I stopped scolding her, and one day after 2 months, she told me, you know, 40 days ही हुए थे या 2 months की, why don't you scold me anymore? Because she understood that, you know, maybe I'm holding back or not telling her छोटी छोटी चीज़ नहीं, नॉवल पढ़ लो, उठ जाओ, अलमारी साफ करो, छोटी छोटी चीज़ें. और like he used to text her a lot. तो अगर मैंने, और I wouldn't do that because I was home with her. So when I started trying to text her like he did, one day she came into my room and she said, "Don't be Mama and Papa together. You just be Mama. We don't have it. It's fine." So you know, we have conversations. We have a journey. We are best friends. And she came to us after 8 years of marriage. तो हम तीनों बहुत बात करते थे. हम बहुत तगड़े friends थे. तो अब वही रह गई है. So it's just the two of us. Thank you. So it's so very important to have conversation. अभी हमारा ना एक perception है. We have a perception about army लाइफ, आर्मी वाइफ्स की, यार इनकी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी है, मतलब पार्टीज, क्लब्स, सोशलाइजिंग, यू नो, इनको सब कुछ बड़े आराम से मिल जाता है वगैरह वगैरह. आई मीन दिस इज अ परसेप्शन दैट वी हैव एंड वी डोंट रियली पे अटेंशन टू द अनसर्टेनिटी दैट वी ऑल गो थ्रू. मे बी इट्स 1 in 100, 1 in 1000 दैट गोज थ्रू द पेन ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अनसर्टेनिटी की तलवार तो सब पे टंगी होती है, एनीबडी हु इज इन फौज. सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल ऑफ अस, यू नो, वेयर वी फील दैट आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, यू चोज दिस, व्हाट विल यू से रोमी मैम? ये मैंने काफ़ी सुना है, जैसे मीडिया में भी जब कभी आता है कि यू हैव चोज दिस और यू आर पेड फॉर दिस. सो यस, वी आर पेड फॉर दिस, बट मैंने जैसे पहले बोला है कि आर्मी को पहली बात तो हम एज अ जॉब नहीं ले रहे हैं. दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज अ वे ऑफ लिविंग. इट इज़ नॉट अ जॉब फॉर अस. सो यस, हमारे लिए अनसर्टेनिटी है, एंड आई थिंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम सबको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रिपेयर करती है इसके लिए, एंड हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती है, बीट एनीबडी. जैसे आप जया मैम को ले लो, लिटर मैम को ले लो, मुझे ले लो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसने हमारा हाथ पकड़ के रखा था. अनसर्टेनिटी है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें छोड़ती भी नहीं है, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. What will you say, Deepika ma'am, as an army wife and somebody who's seen army so closely, and we all carry this perception in our minds. So I know perceptions cannot be changed, but any message or anything that you want to share? नहीं, परसेप्शन अगर है तो बिल्कुल सही है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ. ये तो हमारे साथ ऐसे हो गया, बट ऐसा होना था तो रोड चलते भी हो जाता. दैट वाज आल्सो हर कर्मा, और दैट वाज आल्सो समथिंग दैट, आई मीन, आई फील laying down your life in the line of duty is also, I mean, the highest honor. So apart from what the family has gone through, even if they have had to go through grief, it is grief with glory and name. Like she says, आज तक उनके husband का नाम है. So we pay a very heavy price for the life we lead, but yes, we've signed up for it with our eyes open, and yes, it is a beautiful life. I would always, अभी ये मेरे साथ tragedy भी हो गई तो भी I would never say that it has not been worth it. It is a beautiful time that, you know, and anyone who signs up for the army definitely signs up for the love of the army, for the love of the uniform, and it holds us. आज तक it binds us. There are people around us. We are surrounded by love and support. Thank you. Jay, would you like to throw some light?
मैं तो यही कहूँगी, हमारे साथ पेन और प्राइड दोनों हैं और दोनों के साथ ही हम जीते हैं। और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज उनको गए हुए 20 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी यूनिट हमें पूरी देखभाल करती है। और जैसे मैं खुद अभी अपने डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अगर इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ ना, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं पहचानता, और अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए करेगा भी नहीं। बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इतना वंडरफुल है। मेरा यूनिट 12 जाट है, और ये 12 जाट हमारा उत्तर प्रदेश में, इसका बरेली में इसका मेन है सेंटर। मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे बरेली में, या मेरा जो 12 जाट है वो रेजिमेंटल सेंटर है बरेली, और 12 जाट मेरठ में है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरठ ही अप्रोच करूँ। रांची में जो मेरा आर्मी है ना, वो मुझे लुक आफ्टर करता है, हम सभी वीर नारियों की लुक आफ्टर करता है वो। अभी आवा डे आने वाला है यही अगस्त में, तो अभी से हम इनवाइटेड है वहाँ के लिए। और नॉट ओनली फॉर डे टू सेलिब्रेट, दे लुक आफ्टर एवरीथिंग। जैसे मेरे बच्चों का एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलना था, तो मुझे कुछ नहीं, बस एक एप्लीकेशन देना है, इतने मतलब जितना भी मैंने फी पे किया वो वापस आते हैं। ये सारी जानकारी के बाद वो एक पैसा नहीं लेते हैं। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में हूँ, बहुत जगह ब्राइब चलता है, बोलना नहीं चाहिए, बट होता है, बिना पैसे का काम नहीं होता है। बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो निस्वार्थ करता है, और बहुत, तो वो पेन और प्राइड हमें के साथ हम जीते हैं। ये सम्मान मान ये और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। तो इज्जत है, सम्मान है, मान है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। Daughter Simran's writings, and it really moved me and stayed with me from, first time when I read the book, when she gave me the book at the Jaipur Lit Fest. She wrote that it's been 22 years since I lost my father to a battle that never truly stopped. Now, one is the battle, the conventional war that the Fauj is fighting on the front or various forces. But more importantly, the battle that you all are fighting within. You think this battle will ever come to a stop? Or you'll keep fighting this battle within about what was happened and things like that? नहीं, जो भी अंदर बैटल है वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जैसा लिटर मैम ने बोला है कि इनकी बेटी 16 साल की थी, उसका एक अपना परसेप्शन है, मेरी बेटी का एक अपना परसेप्शन है। अगर जया मैम के बच्चों से बात करें तो उनका एक अपना परसेप्शन है। मेरी बेटी का ये परसेप्शन है कि आई डोंट इवन हैव अ सिंगल मेमोरी ऑफ माई डैड, आई विश आई कुड हैव। जैसा उसने उसमें बुक में भी लिखा है कि अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं अपने फादर को चूज़ करूं इस बैटल के ऊपर, वो उसका परसेप्शन है। सो आई डोंट थिंक सो कि जो बैटल हमारे अंदर किसी भी फॉर्म में होती है वो कभी भी ख़त्म होगी। हम चाहते हैं ये ना होता, वो ना होता, ऐसा ना होता, ये बैटल ना होती, ये इंसर्जेंसीज ना होती, ये टेररिज्म ना होता। तो बट जैसा जया मैम ने भी बताया है कि ये पेन एंड प्राइड है। अगर हम किसी को खोते हैं तो दैट इज़ विद प्राइड। एंड मैम ने बताया कि एक्सीडेंट तो रोड पे भी होते हैं, बट वो जो एक प्राइड है, ये जो ट्राई कलर हम देखते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो। मुझे किसी ने बोला दिल्ली में कि यहाँ मैंने इनफैक्ट सबसे पहले मैंने कलकत्ता में देखा था व्हेन आई केम, सभी जो आपके रोड के ऊपर लाइट्स हैं उनके ऊपर रात को लाइट्स चलती हैं। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी कलकत्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देन आई सॉ इट इन दिल्ली, ठीक है। एंड किसी ने बोला ये क्या कर डाला, मैं कहा यू विल नॉट अंडरस्टैंड दीज कलर्स, ये तो कहीं भी मिलेंगे, मतलब हम तो ऐसे कर लेंगे। सो सम साइड की तो बिल्कुल ही तमाशा कर दिया जिसने भी किया। पर ये जो एक प्राइड है, इनको देख के जो हमारा गूज़बम्स आते हैं या जो आते हैं, मतलब सबके आते होंगे बट मुझे लगता है हमारे स्पेशल आते हैं। तो प्राइड है। और ये लड़ाई आई थिंक विद इन कभी ख़त्म भी नहीं होगी, बिकॉज हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती है, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरी फैमिली के साथ बड़े होते। अब उनका एक पार्ट मिसिंग है, वो किसी भी एज में होगा, दे विल हैव देयर ओन पेन। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 16 साल की है, चाहे वो बच्चा और भी बड़ा हो, वो एक जो पेन है वो वही फील कर सकते हैं या वो फैमिलीज ही फील कर सकती हैं, दैट लॉस एंड दैट एम्प्टीनेस। Very true. Deepika ma'am, your take on the battle within. I'm not about the external battle. उसके ऊपर हमारा कोई control नहीं है. It's the same actually, Lokesh. You know, grief has 5 stages, and the first is like denial. एकदम से you have denial, you have shock, trauma. You start bargaining. ये ना होता, ये हो जाता, ये ना हो जाता. And then you have anger, you have depression, and finally you have acceptance.
So really speaking, you go through and these phases are cyclical. ये आपको कभी बहुत calm acceptance थोड़ा चलेगा, फिर there'll be a trigger where again you will say, I mean, I wish ये नहीं होता. So you try to be in the last phase forever, that you are in calm acceptance of your karma कि ये इतना मेरे हिस्से ये दुख लिखा था और ये होना था और हमारा इतना ही टाइम था इकट्ठे. So it makes it easier to accept. But ये battle तो ongoing है. And दुख सुख, I mean, I think the special days are very hard. Like अभी नवरात्रे आ रहे हैं, फिर वो दशहरा आ जाएगा. Sometimes you actually wish that I wish there were no special days. Like रोज normal निकल जाए. रोज like every day should just be a working day. Like करवा चौथ है, there's so many days, then your birthdays, anniversaries. You try to make it very festive still. You still try to, do the best. Like on our anniversary, I always cut a cake. Because that is the day I got married to him. But it's not easy. It's hard. How important it is, one, to be independent financially, and more importantly, being aware about what is happening in the family financially. There are many families who suddenly, when they get this shock, they have no clue what is there, not there, and sometimes हो कि भी पता नहीं होता है. So what is your take on this? क्योंकि you went through this, तो कितना important है ये आज एक हर इंसान के लिए, especially the women, that you should be, if not independent, at least be aware. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बट जैसा आपने बोला है काफ़ी चीज़ें, इनफैक्ट जब मेरी बेटी 8th में थी तब मुझे मेरे CEO ने बोला कि रोमी, हैव यू अप्लाइड फॉर दिस कंसेशन इन एजुकेशन कंसेशन, बिकॉज माय हस्बैंड गॉट अ कीर्ति चक्र, तो उसकी 100% फीस माफ है. मुझे नहीं पता था. हमें अपने ही राइट्स कई बार अवेयर नहीं होते हैं. हालांकि हर बार चिट्ठी लिखी होगी, मुझे यूनिट से चिट्ठी आ रही है, बट शायद मैंने ही ना पढ़ी हो. बताई गई होगी, बट हो सकता है उस टाइम पे मैं उस फ्रेम में ना, बिकॉज उस टाइम पे आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स लगती हैं कि अरे ये पैसे की बात, अभी मेरे से पैसे की बात मत करो. सो उसके बाद फिर वो लोग भी अपना मूव ऑन कर जाते हैं, हम भी मूव ऑन कर जाते हैं. कई चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं. एंड मतलब मुझे है कि पता होनी चाहिए सभी को. जैसे अभी लास्ट ईयर मेरी बेटी आई थी, तो मैंने उसको सारा अपना कहाँ पे मेरा गोल्ड लॉकर है, मैंने सब जगह उसको अपने साथ उसका नॉमिनी में उसका नाम लिखा है. एंड शी सेड मम्मा डोंट टॉक अबाउट दिस. फोटोग्राफ्स खींच के मैंने कहा नहीं, यू शुड बी अवेयर कि मम्मा का कहाँ. अब ये तो नहीं लिखा कि मुझे कुछ नहीं होगा या मुझे कब होगा, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता. तो पिछली बार जब उसको बताया तो वो भी थोड़ा सा डिनायल में थी, या हम लोग ये बातें करने से भी शायद डिनायल में रहते हैं कि छोड़ो पड़ेगी तो थोड़ी मतलब. बट येस, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड सब कुछ पता होना चाहिए. नॉट ओनली टू लेडीज, आई थिंक टू जेंटलमैन ऑल्सो. एवरीबडी शुड नो कि क्या हो रहा है और कैसे होगा. जय मैम, would like to add something? ये जो फाइनेंशियल नॉलेज जो है ना, ये सभी को आना चाहिए. आप अगर अर्न कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स भी होनी चाहिए. और जैसा अभी बता रहे हैं कि मेरे केस में क्या था, हम तो पढ़ रहे थे और जो जितने पैसे आ रहे थे घर पे हस्बैंड देते थे. कुछ मेरे फीस में बच्चा भी स्कूल उस टाइम 1 kg वगैरह में था, तो हमारा ऐसे चला जाता था. कुछ वैसे सेविंग्स नहीं थे. फिर हमारे यहाँ दहेज वगैरह का भी प्रथा नहीं है. बोले हमारे में दहेज नहीं है मैम, तो हमारे पास सिल्वर में जो है वैसे ही शादी हो जाती थी. तो हमने कभी भी पैसा का उतना मुझे भी पता नहीं. जब मुझे बताया गया कि मुझे फुल पेमेंट ही आएगा उनको, तब आई केम टू नो कि इनकी तनख्वाह 5,000 है. उससे पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो ओवरड्रॉ करके घर ले आते थे. 15,000 20,000 ऐसे आ जाता था. घर बना रहे हैं तो कुछ निकाल लिया. तो मुझे फाइनेंशियल उतना पता नहीं था. खुद भी मैं स्टूडेंट ही थी, तो उस समय हम लोग उतना समझते नहीं हैं. लेकिन मुझे जब फौज मिला ना, और मिसेस भारद्वाज ने मुझे बताया, वो मेरा इतना हिसाब रखती थी. मेरी पासबुक को चेक करती थी. महीने में एक बार हमारी मीटिंग होती, और पासबुक में ये 500 रुपये किसको दिया, ये 1000 कहाँ गया. मेरे दोनों पेरेंट्स को नहीं पता कि मुझे आर्मी में से कितना पैसा मिला. ये मैम ने मुझे ऐसे बनाया. बोला कि आई कांट बिलीव, जो कारगिल के बाद जो वीर नारियों का हुआ, खासकर हम जवान की वाइफ्स के साथ, जो उनके अपने पैसे अपने रिश्तेदार ने ले लिया. बहुत होता है, बहुत सारे न्यूज़ में. तो मिसेस भारद्वाज जो थी हमारी GOC मैम, उस टाइम जो आवा की प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली इतना ना कि
कि अगर आप अर्न कर रहे हो तो ये वाले पैसे आप सेव करोगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि LIC इज जस्ट लाइक अ प्लेट ऑफ राइस, जो आपका होना चाहिए उतना तो होना चाहिए। उसके बाद जो आपके कुछ पैसे बचेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालना है, फिर कुछ आपको इसमें SIP करने हैं। तो वो मुझे आज तक बता के गई कि जब तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है तो इतना पैसा तो तुम इतना निकाल दो। तो वो मैंने सीखा और टचवुड मेरा मतलब मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे 2004 में ना 6th पे कमीशन आया नहीं था, तो मुझे सिर्फ 15 लाख मिले थे, और जिसमें 6 लाख का मिसेस भारद्वाज ने मुझे फ्लैट खरीदवाया। उनका मानना था कि एक अच्छा माहौल बच्चों को मिले और इसको घर होना चाहिए। तो वो फौज की ने कन्विंस किया मेरे दोनों पेरेंट्स को, क्योंकि कोई फ्लैट में रहा नहीं था और गांव में घर है, जमीन है, तो बोलते थे कि ये यहीं रहेगी, यहाँ जमीन हम दे देंगे। लेकिन उनका था कि नहीं, इनको अपना घर होना चाहिए। तो मेरे पैसे तो उधर चले गए, कुछ इंटीरियर में चले गए, लेकिन जो मैंने अर्न किया, और अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई, तो मुझे ना वो नॉलेज होना चाहिए। तो आप अपने हर चीज़ को प्लान कर सकते हो। हम दे कर रहे हैं ना, तो हम ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है होना चाहिए ये सारे को। दीपिका मैम, एक तो है कि बीइंग अवेयर अबाउट फाइनेंसेस, कि अगर आप कमा रहे हो तो यू शुड बी अवेयर, but even if you are not earning in the family, you should be aware of it. What do you think, because you have some very strong views about this is my favorite question actually, because वो ही है ना जो आप बीती होती है वो सबसे ज़्यादा। What they have actually told you is more about claims and things जो आपको इंसिडेंट के बाद आपको अगर कुछ कहीं से कुछ आना है या वो आपको पता होना चाहिए कंसेशन कहाँ लागू है। बट एज नॉर्मल पीपल, एज रेगुलर इंडियन विमेन, there are so many of us who actually don't know any finances. You may be earning, but you're earning, everything is handled by your husband or your father or anybody, and we are not doing anything about it. मतलब ये तो बहुत young stage में इनके साथ this incident has happened. We were 25 years married, 3 foreign postings. I had worked all along, so we had some stuff saved up. कोई म्यूचुअल फंड कोई चीज होती है, कोई FD होती है, कोई कहाँ, and I've been a working woman always, but still if my husband wanted to tell me आजा मैं तेरे को ये बताता हूँ कि where all we have, I said वही सेम बात, फालतू की बात मत करो। But the day he went and in the way he went, I mean that was an air crash. He used to carry 3 phones and wallet had 6 credit cards and stuff like that. वो कुछ तो मिला ही नहीं ना। So the next day when after the last ride somebody said sir कि पे कहाँ आती थी, मेरे को तो पे वाला बैंक पे नहीं पता। So imagine to crack it from there, वो OTP पहले तो आप एक नया फ़ोन एयरटेल से बात करके वो कार्ड वो लाइव करते हो कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर वो फॉरगॉट पासवर्ड OTP आएगा, वो OTP उधर डालो, फिर कहीं से आपने कहाँ से वो अकाउंट्स क्रैक किए हैं। और अगर वहाँ पे मेरे पास 1-2 अच्छे फ्रेंड्स की हेल्प नहीं होती, so whatever we would have earned the last, what you will get is what you will get later and what you need to financially plan if you have LIC or something. But what you have done, ये तो कितनी सच्ची कमाई है, कितनी मेहनत की कमाई है, और लेडीज को नहीं पता होती। और अगर मैं अपने लिए बोल रही हूँ with all the degrees and all the stuff that I had, imagine at our grassroots level what our soldiers' wives are doing, what are, and जैसे कि हमारे रिश्तेदार भी ऐसे मुसीबत के टाइम खड़े भी होते हैं, बट ऐसी चीज़ों में you never know where the money goes. So you have to be very, very careful with everything, and you are all earning women here. Everybody has to do financial planning. Obviously हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद people who keep us safe so that we can live happily, safely is the armed forces, and you all three in a way represent some form or the other because you have lived a army life. So before we sign off, what is the message that you've been a wife and a Fauji as well, I mean officer as well, what is the message that you want to give to our viewers, Romi ma'am? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रॉन्गली किसी भी चीज़ को, अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, एंड ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हमने अचीव करा है एंड आप लोग भी कर रहे हैं। एंड कभी भी कुछ ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए मे बी आपको लगे कि हाँ सिर्फ काम बैठो आराम से सोचो, बट you can find your own solutions, own path to tackle your own problems. Nothing is impossible.
मैं तो मेरी तो लाइफ खुद ही एक एग्जांपल है, क्योंकि अगर मैं शुरू कर सकती हूँ कहीं से तो कोई भी शुरू कर सकता है, तो वो तो है ही। इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मतलब अगर आप कभी उस पोजीशन में मिसेस भारद्वाज की जगह पर रखकर सोचती हूँ कि वैसे लोग अगर आप बन सके, मतलब ऐसा नहीं एक पोस्ट से ही, अगर आप किसी की के लिए रे ऑफ होप होते हैं ना, एक होप भी है, कुछ ऐसा हो जाए और आपकी वजह से वो डिप्रेशन से निकल जाए, आपका कोई एडवाइस है, तो आपका अगर कहीं थोड़ा भी लग रहा है ना समय, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड नहीं भी जान रहे हो, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़े सहारा बन जाओ, क्या पता आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए, आपकी वजह से एक और जया प्रभा महातो बन जाए। तो ये मुझे लगता है कि हम सब में है और हम कर सकते हैं। मतलब आंखें बंद ना करें, अगर कभी कोई ऐसा दिख जाए और आपसे उम्मीद है उसको थोड़ी भी, अगर उम्मीद ना भी हो, आपको भगवान ने अगर एक मौका दिया बाय पोस्ट और बाय एनीथिंग, अगर आप सफर ही कर रहे हो, वो सीट आप देख रहे हो आप दे दिए, तो वो भी मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों पर हम कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। गीतिका मैम, your last words of wisdom. Last words of wisdom, yeah, last but not the least. So, on the eve of Independence Day, I think the only message we can give to each other is an attitude of gratitude that we have paid a very heavy price for this freedom. So, we need to be grateful for what we have. आज भी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो इसीलिए that there are lakhs of soldiers जो sub-zero temperatures पे खड़े हैं. So that is the gratitude that we have. और इसको हमने कोई किला फतेह तो करना नहीं है. It's just that wherever we are in the world, a lot of you will have children जो बाहर पढ़ते हैं. आप कभी बाहर जाएं, कहीं wherever we are, that pride in our heritage, the pride in who we are and where we come from must be there. That Indianness in us should never go. And the other two pillars of our society, like they have already touched upon, education, और education degree से नहीं आती है. Education is you are the same that you will be 5 years from now, except the books you read and the people you meet. The evolution of your own self, you owe it to the country. That you must evolve, you must be, you must stay curious, stay hungry. That is probably my only message, and to be a change maker in society with whatever you have. That gratitude, education, and to be a change maker. Little positive changes, and all of us will be in a better place. Gीtika ma'am, Rumi ma'am, and Jaya ji, I'm lost for words, honestly speaking. To all three of you and your children, I bow my head in acknowledgement of your courage, determination, strong family bonding, pillar of support for each other, and the love you all have for the country and for your family.